हेलो दोस्तों, आपको एसबीआई स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो जुलाई मंथ का पार्ट 5 वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ एक और आप लोग को इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं कि जितने वीडियो हम अपलोड करते हैं, हर एक वीडियो को जो है लिंक जो है हर एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके हर एक वीडियो के जिस वीडियो का भी लिंक आपको देखना है उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और आप उस वीडियो पर क्लिक करके आप अपना वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं इसी के साथ पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस वर्ष में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है? तो कब है? 2023 में। 2023 में जो है भारत जो है दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है। ठीक है दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्शन है कि यह जो रिपोर्ट जारी किया जाता है यह संयुक्त राष्ट्र ने जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जनसंख्या दिवस पर किस पे? विश्व जनसंख्या दिवस पे अवसर पर आधिकारिक जनसंख्या अनुमानों के 27वें संस्करण को वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 शीर्षक से जारी किया है। इस प्रकाशन के अनुसार भारत के 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है। ठीक है दोस्तों, वैश्विक जनसंख्या के 15 नवंबर 2022 तक 8 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रश्न क्या बोलता है? 2022 में विंबलडन महिला और पुरुष खिताब के विजेता कौन है? तो सबसे पहले चलते हैं महिला की तरफ चलते हैं। तो विंबलडन महिला जो खिताब विजेता है वो है एलेना रैवेकिना। कौन है? एलेना रैवेकिना। ठीक है, और पुरुष खिताब विजेता है वो है नोवाक जोकोविच है। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, तो इसको कॉपी में नोट डाउन जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ चलते हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं जो कि और भी तरह का प्रश्न पूछते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उससे हेल्प मिल जाएगा। है क्या? 23 वर्षीय खिलाड़ी एलेना रैवेकिना ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली खिलाड़ी बन गई है। कहाँ की? कजाकिस्तान की पहली खिलाड़ी बन गई। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछ सकता है कि एलेना रैवेकिना जो है ग्रैंड स्लैम जीतने वाली जो खिलाड़ी हैं वो किस देश से संबंधित है? तो कहाँ से? कजाकिस्तान से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, वह 2000 के बाद सबसे कम उम्र की विंबलडन चैंपियन भी बनी है। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने अपना चौथा सीधा विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीता है और यह कुल मिलाकर उनका 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। कितने जीत चुके हैं? 21 ग्रैंड स्लैम जो है जीत चुके हैं। कौन? नोवाक जोकोविच। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। OALP क्या? OALP और HELP जो कभी कभी खबरों में देखे जाते हैं किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो किस क्षेत्र से जुड़े हैं? वो है तेल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताते हैं OALP का फुल फॉर्म क्या होता है, HELP का फुल फॉर्म। दोनों का फुल फॉर्म जो है आप कॉपी में नोट डाउन जरूर करेंगे। ठीक है, चलते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या बोल रहा है। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या? हेल्प का फुल फॉर्म क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इस टाइप का ही जो फुल फॉर्म एग्जाम में भी आने लगे हैं। पॉलिसी तेल और गैस खोजने और उत्पादन करने के लिए एक नई नीति वर्ष 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला है, आगे क्या बता रहा है? ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम क्या? ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम किसका फुल फॉर्म है? OALP का फुल फॉर्म है। ठीक है, कि 7 बोली दौर संपन्न हुए हैं। ठीक है, अब तक 134 अन्वेषण और उत्पादन ब्लॉक प्रदान किए गए हैं। हाल ही में
7वें बोली दौर में ONGC, जो अभी जो बोली दौर लगा है उसमें ONGC ऑयल और गेल को तेल और गैस की खोज और उत्पादन के लिए प्रस्तावित 8 ब्लॉकों में से अधिकांश ब्लॉक जो है एक तीनों कंपनी को दिया गया है, ONGC का, ऑयल का और गेल का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, कानागनहल्ली जो हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्थल है? तो कहाँ का है? कर्नाटक राज्य में जो है कानागनहल्ली जो है एक प्राचीन बौद्ध स्थल है। इसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल लेते हैं। और कानागनहल्ली कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी जिले में भीमा नदी के तट पर एक प्राचीन बौद्ध स्थल है। किस नदी किनारे? भीमा नदी के तट का एक बौद्ध स्थल है। यह शांति स्थल का एक भाग है। किसका? शांति स्थल का एक भाग है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अब इस बौद्ध स्थल पर संरक्षण कार्य शुरू कर दिया है। क्या? संरक्षण कार्य शुरू कर दिया। देखिए दोस्तों, पूछ देगा आपको कि कानागनहल्ली जो है बौद्ध स्थल कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी जिले में है। ठीक है, और किस नदी किनारे है? तो भीमा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका डिटेल क्या है? पश्चिम बंगाल के सिंगलीला नेशनल पार्क के 5 साल की अवधि में लगभग 20 लाल पांडा को रिहा करने का कार्यक्रम शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल के पदाजना नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने 20 लाल पांडा को जंगलों में छोड़ने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो यह जो रिपोर्ट जारी की गई है ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। इसके डिटेल पढ़ते हैं। भारत में कुपोषित लोगों की संख्या पिछले 15 वर्ष में घटकर 2019 से 2021 में 224.3 मिलियन हो गई है। ठीक है, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में मोटापे से ग्रस्त वयस्क और अनिमिक महिलाएं अधिक हैं। ठीक है दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह पाया गया कि भारत में जो है मोटापे से ग्रस्त वयस्क और अनिमिक महिलाएं अधिक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे पुराना प्रलेखित प्रकाश जिसे हाल ही में जारी किया गया था किस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया? किस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया? वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। कौन? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा जो है प्रलेखित प्रकाश को जो है कैप्चर किया गया। इसका डिटेल में क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई एक छवि का अनावरण किया गया। ठीक है, इस ब्रह्मांड के इतिहास में 13 अरब साल पहले का सबसे पुराना प्रलेखित प्रकाश है। कितने साल पहले? 13 अरब साल पहले का। इस छवि को SMACS 0723 के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यह पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई देने वाला प्रकाश का एक पैच है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, VBA प्रश्न है, तो इसको नोट डाउन जरूर कॉपी करें। इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं वो बहुत तरह से पूछ देगा इस छवि को जो है नाम क्या रखा गया था। तो ये छवि का नाम जो है SMACS 0723 रखा गया है। ठीक है, यह पूछ देगा कि पृथ्वी पर किस गोलार्ध में यह प्रकाश का पैच जो है दिखाई देने लगा? तो दक्षिणी गोलार्ध में। तो एग्जाम में बहुत तरह से पूछते हैं। अगला प्रश्न है, पॉपफेम एक नया ईंधन जो खबरों में दिखा गया किस स्रोत से विकसित किया गया? तो जीवाणु से यह जो है स्रोत जो है विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके नोट में पढ़ते हैं।
यूएस लॉरेंस बर्कले लैब ने वैज्ञानिकों ने एक जीवाणु से पॉपफेम ईंधन विकसित किया है। इस ईंधन में ऊर्जा घनत्व का मान 50 मेगाजूल प्रति लीटर से अधिक है, जो वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले रॉकेट ईंधन से भी अधिक है। जो जीवाणु से जो ईंधन बनाया गया है वह जो है 50 मेगाजूल प्रति लीटर से भी अधिक इसका घनत्व है। ठीक है दोस्तों, जो कि अभी रॉकेट ईंधन जो रॉकेट में जो ईंधन जो यूज किया जाता है उससे भी इसकी क्वालिटी जो है बेस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का तीसरा और सबसे नया पावर एक्सचेंज कौन सा है? तो पावर एक्सचेंज जो है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज है। कौन सा है? हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज है। इसके बारे में पढ़ते हैं। बीएसई और पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन द्वारा समर्पित है। एचपीएस में पीटीसी इंडिया और बीएसई इन्वेस्टमेंट की 25-25 हिस्सेदारी है। किसका? एचपीएक्स में पीटीसी इंडिया और बीएसई इन्वेस्टमेंट की जो है 25-25 की हिस्सेदारी है, जबकि 9% की हिस्सेदारी जो है आईसीसी बैंक के पास है। ठीक है दोस्तों, और देश के अन्य दो एक्सचेंज जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दो है और भी जो है इसमें अपना जो है हिस्सेदारी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स का आयोजन स्थल कौन सा है? तो इसका जो है नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स। ठीक है दोस्तों, इसके डिटेल पढ़ते हैं। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कॉन्क्लेव का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कॉन्क्लेव में विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार और अन्य पुरस्कार भी प्रदान किए हैं। सबसे पहले है केंद्रीय खान मंत्री कौन है? तो कौन है? प्रहलाद जोशी है। ठीक है, और यहाँ पूछ देगा कि गृह मंत्री कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री है। यह जो सम्मेलन जो किया गया वो 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको 3 तरह का इसमें हम बता दिए किस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है किस संस्थान ने कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट जारी किया है? तो वो किया यूएनडीपी ने। यूएनडीपी का भूमिका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है जून 2022 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति की दर कितनी दर्ज की गई है? तो वो दर्ज की गई है 7.01%। ठीक है दोस्तों, 7.01% की जो है दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है? तो आयोजन स्थल है बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन स्थल बनाया गया था। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। कर्नाटक केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म्स अंडर ई नाम लॉन्च किया। इस सम्मेलन का आयोजन कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया है। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? कर्नाटक केंद्रीय कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर है। अगला प्रश्न है कौन सा संस्थान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आउटपुट डेटा जारी करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है संस्थान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आउटपुट डेटा जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कौन सी कंपनी सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत की पहली क्वाड्रीवेलेंट
ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस वैक्सीन का उत्पादन करने जा रही है। तो कौन करने जा रही है कंपनी? वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस वैक्सीन जो है उत्पादन करने जा रहा है। ठीक है, इसका नोट में क्या है? ड्रग्स कंट्रोलर्स जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत के पहले क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन्स पॉपुलोमा वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस वैक्सीन का निर्माण जो है पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इस वैक्सीन का जो है निर्माण किया जाएगा। भारत में 15 से 44 वर्ष के उम्र के बीच महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है, जो कि यह जो सर्वाइकल कैंसर जो है महिलाओं में अधिक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न तक चलते हैं। कौन सी संस्था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है? तो कौन करता है? वो करता है कौन सा? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। इसका नोट में क्या है? 2022 के लिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है जारी किया जाता है। आइसलैंड 90.8% ने पहले स्थान पर वैश्विक रैंकिंग का नेतृत्व किया, जबकि भारत जो है 146 में से 135वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कौन से देश I2E2 ग्रुपिंग से जुड़े हैं? तो कौन सा देश है? भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका, ये 4 देश का ग्रुप है। कौन सा? I2E2 ग्रुपिंग है। ठीक है दोस्तों, इसके डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में 4 देशों के विदेश मंत्रालय की बैठक के दौरान I2E2 भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका समूह की अवधारणा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इजरायली समकक्ष यायर लैपिड, UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहले I2E2 नेताओं के आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमाका दिवस 2022 समारोह के मेजबानी की? तो कौन? सारनाथ शहर में जो है धमाका दिवस 2022 का समारोह का मेजबानी किया गया है। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, इसके आगे पढ़ते हैं नोट में। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में धमाका दिवस 2022 समारोह का संबोधित किया। संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आषाढ़ पूर्णिमा दिवस मना रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है तरंगा पहाड़ी पर स्थित पवित्र जैन तीर्थकारों में से एक अजितनाथ जैन मंदिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में जो है तरंगा पहाड़ी पर स्थित है अजितनाथ जैन मंदिर का पवित्र स्थल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है डेनियल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव और वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस ब्लॉक से संबंधित है? तो कौन सा ब्लॉक संबंधित है? ब्रिक्स ब्लॉक से संबंधित है। कौन सा? डेनियल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव एंड वर्कशॉप ऑन द एंटी करप्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा ब्लॉक है? ब्रिक्स ब्लॉक। इसका क्या डिटेल पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ब्रिक्स डेनियल ऑफ सेफ
हेवन पहल को अंतिम रूप देने पर संतोष व्यक्त किया। ठीक है, और भ्रष्टाचार विरोधी और आर्थिक विकास पर ब्रिक्स कार्यालय कार्यशाला में अनुभवों को साझा किया। ठीक है दोस्तों इसी के साथ जो है आज का जो है प्रश्न खत्म होते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।